वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर। आज की जो क्लास है दोस्तों, इसमें हम बायोलॉजी का चैप्टर कवर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है तंत्रिका तंत्र, जिसको आप नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। ये बायोलॉजी की सीरीज में 14वां वीडियो है। इससे पहले की 13 वीडियो जो हैं वो 2025 एडिशन से कवर किया गया है। उसमें 2025 तक के सवाल थे और ये 2026 वाला एडिशन है। नेक्स्ट क्लास जो हम शुरू कर रहे हैं वो 2026 वाले बुक से आप देख सकते हैं। ये जो बुक है इसी से हम कवर करने वाले हैं। तंत्रिका तंत्र एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। हालाँकि 2025 में मुझे लगता है कि बहुत कम ना के बराबर इससे पूछा गया है। लेकिन चूँकि अलग-अलग वर्षों में अलग-अलग स्टेट पीसीएस इवन यूपीएससी प्री द्वारा भी यूपीएससी प्री के पेपर में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आपको टॉपिक ज़रूर कवर कर लेना चाहिए। चूँकि ये बुक है, इसमें बुक की नोट्स जो रहती है उसे भी हम कवर करेंगे। बुक का जो भी नोट्स है, पहले हम नोट्स को कवर करेंगे, उसके बाद जो भी एमसीक्यू दिए गए हैं उनको कवर करेंगे। आप वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। जो भी लोग नए हैं वो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। जो पुराने दोस्त हैं कृपया लाइक कर दीजिए। तो हमारा जो चैप्टर है उसको हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, तंत्रिका ऊतक की जो इकाई होती है उसको न्यूरॉन कहा जाता है। यानी तंत्रिका ऊतक जिससे मिलकर बना होता है उसको न्यूरॉन कहते हैं, या फिर उसको तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। कोई भी ऊतक जिससे मिलकर बना होता है उसको कोशिका ही कहते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया है, जीवन की और हमारे शरीर की सबसे छोटी जो कार्यात्मक इकाई है और संरचनात्मक इकाई, उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका कहते हैं, यानी कि सेल। और जब एक जैसी कोशिकाओं का समूह मिल करके और एक समान कार्य को संपन्न करता है, तब उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, यानी कि टिश्यू। और ऐसे ही फिर आप देखिएगा, आगे ऊतकों का समूह मिलता है, अंग बनता है, अंगों का समूह मिलता है, तब जा करके फिर एक तंत्र बनता है। ऐसे करके ये आगे बढ़ता है। तो अभी मेन मुद्दा यही था कि तंत्रिका कोशिका की अगर बात करें तो तंत्रिका कोशिका, अब इसका जो समूह होगा कोशिकाओं का, ये जब मिल के और काम करेगा, एक जैसे काम को अंजाम देगा, तो उसको तंत्रिका ऊतक बोलेंगे। तो तंत्रिका ऊतक बना किससे होता है? तंत्रिका कोशिका से बना होता है, जिनको हम न्यूरॉन कहते हैं। और तंत्रिका ऊतक जो है या तंत्रिका कोशिका, अगर तंत्रिका कोशिका की बात करूँ तो ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो याद रखना है तंत्रिका कोशिका। अब देखिए, यानी कि तंत्रिका तंत्र की कोशिका ऐसे भी कहा जाता है। विविध तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं अर्थात एक्सॉन्स एवं डेंड्राइट्स आदि के माध्यम से प्री सिनेप्टिक एवं पोस्ट सिनेप्टिक या पोस्ट सिनेटिक झिल्लियों के बीच जो संचार स्थल बनता है उसे युग्मानुबंध या फिर सिनेप्सिस कहते हैं। देखिए, कार्यों के आधार पर तंत्रिका तंत्र को मुख्य रूप से आप देखिएगा तो 2 से 3 भागों में बाँटा जाता है। यहाँ 2 भागों की बात करनी है, 2 प्रकार की, तो मैं 2 प्रकार आपको बताता हूँ। देखो, कार्य के आधार पर अगर आप देखोगे तो जो तंत्रिका तंत्र है, इसके 2 प्रकार आप समझ सकते हैं, जिसमें से पहला जो होगा उसको हम बोलते हैं संवेदी या फिर अभिवाही तंत्रिका। सेंसरी जनरली इसको बोला जाता है, तो मैं संवेदी भी लिख देता हूँ। संवेदी यानी कि सेंसरी तंत्रिका कोशिका। और दूसरा कौन-सा हो गया? दूसरा हो गया चालक। दूसरा को हम बोलते हैं चालक, इंग्लिश में इसको मोटर बोलते हैं। तो चालक तंत्रिका कोशिका आप कह सकते हैं, पूरा नाम तंत्रिका कोशिका। अब दोनों में अंतर क्या है ये समझिए। सीधे तौर पर आप देखिए तो, और एक मेन जो तंत्रिका तंत्र हो गया जिसको हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ठीक है ना? केंद्रीय यानी कि सेंट्रल, बिल्कुल हेडक्वार्टर के जैसा समझ सकते हो। तो यहाँ पर सबसे मुख्य कार्य क्या है इनको? चूँकि ये कार्य के आधार पर बाँटा गया है तो समझना भी इसको कार्य के आधार पर ही है। देखिए, जो संवेदी वाला है इसमें लिखा गया है कि संवेदी या अभिवाही तंत्रिका कोशिकाएँ जो होती हैं, ये संवेदांगों से चेता प्रेरणाओं को प्राप्त करके इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुँचाती हैं। सीधे तौर पर अगर मुझसे समझो तो संवेदी जो तंत्रिका कोशिका है, इसका क्या काम है? सूचना को पहुँचाना। दोनों सूचना को ही पहुँचाते हैं। सूचना को पहुँचाना किसके पास?
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, ठीक है ना? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास ये पहुँच आता है, ठीक है? कौन? संवेदी वाला। और वहाँ से वापस कौन लेकर के आता है? वहाँ से सूचना को वापस लाने वाला, जो वापस ला कर के सूचना और बाकी अंगों को प्रेषित करता है, उसका काम होता है, वो काम करता है चालक तंत्रिका कोशिका। चालक तंत्रिका कोशिका। तो सीधे तौर पर आप समझिएगा, यहाँ पर संवेदी का काम है वातावरण से सूचना को लेगा और तंत्रिका तंत्र को, जो सेंट्रल उसका यूनिट है, उसको पहुँचा देगा। ठीक है, यानी कि ये इनपुट के जैसा काम करता है, ये समझिए। और चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिकाएं, इनका क्या काम है? इनका काम है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अब कौन सा काम कराना है उसकी सूचना लेकर के, और क्रियान्वक अंग हैं, यानी कि जो अंग काम करने वाले हैं, जैसे पेशी हो गए, ग्रंथि हो गए, उनके पास तक वो संदेश पहुंचाना कि आपको अब ये काम करना है। मुख्य रूप से क्या हुआ कि बाहर के सूचना को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का काम संवेदी तंत्रिका कोशिका करता है, और ऐसे ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा जो भी ऑर्डर दिए जाते हैं, समझिए, अब एक तरह से समझ लो आप कि ये क्या किया, इसको राजा समझ लो, और ये इसका गुप्तचर हुआ, जो बाहर क्या चल रहा है वो ले जाके इसको बता दिया। ठीक है, अब राजा ने पूरा सूचना सुन लिया कि देखो अच्छा ऐसा बात है, अब इसको सही कैसे करना है या इसके खिलाफ क्या एक्शन लेना है। तो एक्शन लेने के लिए गुप्तचर को नहीं बोलेगा, अब एक्शन लेने के लिए प्रधानमंत्री या उसके जो राजा के मंत्री होते थे उनको बोलेगा। तो ये हो गया वो आदमी जिसको फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बताएगा कि देखो अब ये काम बाहर कराना है। तो ये वापस उसको लेकर के आएगा इस सूचना को, और जो भी काम करने वाले अंग हैं, जैसे अब यहाँ सैनिक की मान लो एक्शन कौन लेगा, लास्ट में सैनिक लेते हैं एक्शन। तो प्रधानमंत्री ऑर्डर दे देगा सैनिक को कि देखो भाई ऐसे ऐसे करना है। तो वही बात है, वापस लेकर के आता है सूचनाओं को चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिकाएं, और ये फिर जो भी अंग हैं संबंधित जिनके द्वारा वो काम किया जाना है, उनको ये ले जा करके और सूचना पहुंचा देता है। अब देखिए, संवेदी और चालन तो हो गई, आप समझ ही गए। संवेदी का मतलब जो सूचना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाता है, और चालन का मतलब जो तंत्रिका तंत्र द्वारा भेजी गई सूचना को बाकी के अंगों तक प्रेषित करता है। अब हम बात करते हैं सबसे प्रमुख, जो कि है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। देखिए, अभी हमने जो दो टाइप पढ़ा था, चालन और जो एक था संवेदी, वो था कार्य के आधार पर किस प्रकार का कार्य करता है। अभी अगर आप मूल रूप से देखिएगा कि कितने भागों में इसको बांटा जाता है, तो मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है तंत्रिका तंत्र को या उसके भाग को, जिसमें से एक को हम बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है? और दूसरा को हम बोलते हैं केंद्रीय। के बाद आता है केंद्रीय का मतलब जो केंद्र में काम करता है, बिल्कुल सेंट्रल एरिया हो गया। और दूसरा होता है परिधीय यानी पेरिफेरल। तो दूसरा हो गया आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा एक होता है ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक का मतलब स्वायत्त, ठीक है? स्वायत्त, या फिर इसको ऑटोनोमिक बोल सकते हो। और परिधीय हो गया पेरिफेरल, और सेंट्रल एक हो गया। सबसे पहले सेंट्रल के बारे में यहाँ दिया गया है। देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत, यानी सेंट्रल मतलब क्या, कौन कौन से अंग को मिला करके जो बनता है उसको हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। पहला है इसमें देखिए ब्रेन, यानी कि हमारा मस्तिष्क, और दूसरा है मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि इन दोनों को मिला करके जो पूरा हिस्सा बना उसको हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलेंगे। तो सीधे तौर पर मैंने बताया आपको कि जो तंत्रिका तंत्र है उसको 3 भागों में बांट दीजिए। तो पहला केंद्रीय बनेगा, दूसरा परिधीय, और तीसरा स्वायत्त। केंद्रीय का मतलब हुआ कि मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को मिलाकर, मेरुरज्जु को मिलाकर के हम उन दोनों को संयुक्त रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मानते हैं। अब देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है। काम इसका देखिए, यह तंत्र शरीर की सभी क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करता है। यानी शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसको कंट्रोल करना इसी का काम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। उसके अलावा अलग-अलग सूचनाओं को प्रेषित करना, अलग-अलग अंगों के बीच में मध्यस्थता करना, ये सब काम इसका है। और साथ में ये नियंत्रण और नियमन, ये 2 प्रमुख काम हुए। और काम आप समझिए, एक कंप्यूटर में जो काम सीपीयू का होता है, वही काम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हमारे शरीर में है। सीपीयू का क्या काम है, जैसे इनपुट लेना, आउटपुट देने के लिए जो भी आवश्यक प्रक्रियाएँ हैं वो करके फिर आउटपुट प्रदान करता है। आउटपुट जो आपका डिवाइस होता है उसके माध्यम से।
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी चूंकि उसी के जैसा काम करता है, इसीलिए कई बार इसको मानव शरीर का सीपीयू भी कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं दूसरे वाले की। तो दूसरा वाला था अपने पास, देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत शाखान्वित तंत्रिकाएं आती हैं जो पूरे शरीर में जाल के जैसी फैली होती हैं। और इनका काम क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के अलग-अलग जो संवेदी या फिर क्रियात्मक भाग हैं उनसे जोड़ने का ये काम करता है। ठीक है? या फिर अलग-अलग अंगों के पास से सूचना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक कैसे पहुँचे, उसके लिए परिधीय तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। आप देख रहे हैं ये शाखान्वित यानी शाखा के जैसा रहता है, पूरे शरीर में फैली होती है। अब इसमें देखिए अभिवाही प्रकार की भी है और अपवाही यानी कि सूचना लाने वाला भी और सूचना भेजने वाला भी, दोनों काम के लायक इसमें तंत्रिका कोशिका शामिल होता है। अब देखिए इसको भी 2 अलग-अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जैसे केंद्रीय किससे बना था? आपने देखा मस्तिष्क यानी ब्रेन और मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से। अब ऐसे ही इसमें जो परिधीय तंत्रिका तंत्र में जो शाखाएँ होती हैं, वो भी 2 हिस्सों में उसी के जैसा बाँटा गया है। जो ब्रेन से जुड़ा होता है, उसको हम क्रैनियल नर्व्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर क्रैनियल है, तो जो ब्रेन से जुड़ा होता है वो क्रैनियल हो गया। और दूसरा जो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, उसको स्पाइनल तंत्रिकाएँ कहेंगे, यानी कि मेरु तंत्रिकाएँ। तो सीधे तौर पर अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ मान लो इधर ताकि समझ आए, तो परिधीय को हमने 2 भागों में बाँटा। एक जिसको हम कपालीय बोलते हैं यानी कि कपालीय तंत्रिकाएँ, और दूसरा हो गया आपका मेरु तंत्रिकाएँ। मेरु तंत्रिकाएँ आप समझ लीजिएगा। कपालीय को ही इंग्लिश में क्रैनियल बोलते हैं, तो यहाँ पर क्रैनियल जो लिखा गया है ये वही है। क्रैनियल नर्व्स आप कह सकते हैं और इधर स्पाइनल नर्व्स हो जाएगा ये, स्पाइनल नर्व्स। तो अब यहाँ पर वही बात साफ-सुथरा शब्दों में आपको बताया गया है कि देखिए यह 2 प्रकार का हो सकता है इसमें, एक तो क्रैनियल होता है और दूसरा स्पाइनल। क्रैनियल यानी कि जो आपके मस्तिष्क से जुड़ी परिधीय तंत्रिका कोशिकाएँ हैं वो, और दूसरा स्पाइनल यानी कि ऐसे नर्व्स यानी ऐसी तंत्रिकाएँ जो मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल नर्व से जुड़ी होती हैं। अब दोनों का अलग-अलग संख्या भी है। जैसे सबसे पहले हम क्रैनियल की बात करें यानी कि कपालीय की, तो इसकी संख्या कितनी होती है शरीर में? 12 जोड़ी। इसकी संख्या होती है टोटल 12 जोड़ी यानी कि 12 पेयर्स हो गए इसके। और ऐसे ही हम मेरुतंत्रिकाएँ की बात करें तो इसमें ये होता है 31 जोड़ी। ये भी जोड़े में होता है तो 31 पेयर इसके भी मान लो। अब यहाँ पर देखिए मनुष्य में 12 जोड़ी क्रैनियल तंत्रिकाएँ होती हैं यानी कि कपाली, ये तो हमने देख लिया। इनमें से पहली, दूसरी तथा 8वीं को जो जो जोड़ी है उसको हम सेंसरी यानी संवेदी बोलते हैं, यानी कि वो सूचना लाने का काम करती है। कहाँ से? बाहर से सूचना लेकर के आएगी किसके पास? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास। और शेष बची, अब देखिए इसमें से 1, 2, 3 छोड़ दीजिए, तो हमारे पास 12 था उसमें से 3 चला गया तो अभी बचा आपके पास कितना? 9। 9 में से 5 जोड़ी जो होती हैं वो केवल चालक होती हैं यानी कि मोटर नर्व्स होती हैं, यानी कि वो सूचना को केंद्रीय तंत्र के पास से यानी कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसके पास से जो कार्य करने वाले अंग हैं उनके पास तक भेजता है। तो ऐसे कितने हैं? 5 जोड़ी जो केवल चालन का काम करती हैं, जिसमें से तीसरा है, चौथा है, छठा, 7वाँ और सॉरी 7वाँ नहीं है, 11वाँ और 12वाँ है। ठीक है, 12 जोड़ी था ये। और बचे अब 4 जोड़ी, और 4 जोड़ी में जो 4 जोड़ी अब बचा है वो मिक्स्ड टाइप का रहता है, यानी इसमें दोनों मिले रहते हैं। ठीक है? यानी कि मिश्रित है, इसमें संवेदी और प्रेरक दोनों को मिला सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे ही दूसरा यानी मेरुतंत्र की कितनी नर्व्स होती हैं, तो देखिए 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएँ होती हैं। ये हाथ पैरों की पेशियें, त्वचा की ग्रंथियों, त्वचा ज्ञानेंद्रियों आदि को सुषुम्ना यानी कि मेरुरज्जु से जोड़ती हैं, स्पाइनल से। अब देखिए दोस्त, शरीर में स्थित जो कपालीय या फिर क्रैनियल तंत्रिकाएँ हैं, ये मस्तिष्क से जुड़ी होती है, तो पहले मैंने बता ही दिया संख्या कितनी है, 12। और जो मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती हैं उनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं यानी मेरु तंत्रिकाएँ, और उनकी संख्या 31 होती है।
अब देखिए मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों द्वारा सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। मस्तिष्क जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में मैंने पढ़ा है कि उसके 2 हिस्से हैं, एक तो मस्तिष्क और दूसरा आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो मस्तिष्क के बारे में बात किया जाए तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा सभी गतिविधियों का संचालन और नियमन किया जाता है। मानव का जो पश्च मस्तिष्क है यानी मस्तिष्क को 3 हिस्सों में बाँटा गया है अगर आपने पढ़ा हो। इसमें एक को हम अग्र मस्तिष्क बोलते हैं यानी फोर ब्रेन और एक हो गया मिड ब्रेन और एक हो गया आपका सबसे लास्ट हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क की बात कर रहा है जिसको हिंड ब्रेन कहा जाता है या फिर इसको रोम्बेनसेफेलॉन भी कहा जाता है। दोनों ही इंग्लिश नाम है, याद रखना है। ये मस्तिष्क का सबसे पिछला हिस्सा होता है। इसके अंतर्गत मस्तिष्क का पुच्छ या फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा आता है जिसे प्रायः मेडुला के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको क्या बताया कि जो मस्तिष्क है उसके 3 हिस्से होते हैं जो हमें पढ़ना रहता है। मस्तिष्क के ये त है, ठीक है? 3 हिस्से हैं कौन-कौन से अभी मैं बता देता हूँ। एक जिसको हम अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, तो आम तौर पर मैं अग्र लिख देता हूँ और दूसरा मध्य होता है और तीसरा होता है पश्च यानी कि पीछे वाला। अग्र को हम फोर ब्रेन बोलते हैं, ठीक है? और जो मध्य है इसको क्या बोलते हैं मिड ब्रेन और जो पश्च है इसको हम हिंड ब्रेन बोलते हैं। ये अब मैं बात करूं यदि कि अब पश्च को कितने भागों में बांटा गया है तो ये भी मैं लिख देता हूं। जो पश्च ब्रेन है यानी पीछे वाला जिसको हिंड बोलते हैं इसको जनरली रोम्बेनसेफेलॉन भी कहा जाता है। इसको भी 3 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है? 3 हिस्से इसके कौन-कौन हैं? एक तो अभी आप देख ही रहे हैं इसमें, हालाँकि मैं लिखूँ तो एक अनुमस्तिष्क यानी आगे वाला अनुमस्तिष्क, इसको जनरली सेरिबेलम बोलते हैं, सेरेबेलम, ठीक है? और दूसरा जो है, दूसरा को पोन्स बोला जाता है, ठीक है? पोन्स, पोन्स इंग्लिश में भी नाम पोन्स ही है इसका। और तीसरा आपका आता है मेडुला जिसके बारे में अभी बुक में चर्चा किया गया है। तो तीसरा आपका हो गया मेड्यूला, मेड्यूला, ठीक है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ला, ठीक है ना? तो अभी ये हो गया पश्च यानी जो पीछे वाला हिस्सा है ब्रेन का उसके भी 3 हिस्से बना दिए गए। उसमें भी जो आगे वाला, जो बीच वाला और जो मेडुला हो, ठीक है? यानी सबसे पीछे वाला। तो यहाँ पर देखिए पीछे से शुरू किया गया है, इसको मस्तिष्क का पुच्छ भी कह सकते हैं क्योंकि ये सबसे आखिरी हिस्सा है। नाम क्या रखा गया है? मेडुला ऑब्लोंगाटा या फिर केवल आमतौर पर मेडुला कह सकते हैं। इसकी लंबाई ध्यान रखनी है, इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर के आसपास होती है। कई जगह 2 से 4 बताया जाता है, लेकिन 2 और 4 का अगर आप एवरेज ले लोगे तो 3 के आसपास आ जाएगा। यह ऊपर की ओर पोन्स से और नीचे की ओर स्पाइनल से जुड़ा रहता है, ठीक है? या फिर यहाँ भी देखोगे तो ये इन दोनों से जुड़ा रहता है, अनु से और मेडुला से, बीच का ये काम करता है। पोन्स की मैं बात करूँ तो, लेकिन अगर मेडुला की बात कीजिएगा तो ये ऊपर पोन्स से जुड़ा रहेगा और आखिरी में किससे जुड़ा रहेगा? स्पाइनल से। मेडुला का मुख्य कार्य क्या है? चूँकि ये तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है या ब्रेन का हिस्सा है, तो ये किसको कंट्रोल करता है? भोजन को निगलने से संबंधित कार्य को कंट्रोल करता है, उल्टी को, हृदय स्पंदन को, इन सब के दर्द को और साथ ही प्रबलता, खाँसने, छींकने इत्यादि का ये केंद्र माना जाता है। इन सबको कंट्रोल करता है कौन? मेडुला। अब देखिए मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन, ये तीनों जो कार्य होते हैं इन सभी के लिए मस्तिष्क ही उत्तरदायी होता है। चूँकि सोचता है आदमी तो दिमाग में सोचता है, ठीक है? तो मस्तिष्क सोचने से लेकर के हृदय की गति को कंट्रोल करना और शरीर का संतुलन बनाए रखना ये सब उत्तरदायी होता है मस्तिष्क। अब बात करते हैं सेरिब्रम की। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। देखिए सेरिबेलम और सेरिब्रम में कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, अभी जो मैंने अनुमस्तिष्क बताया वो सेरिबेलम था, ये सेरिब्रम है। ये सेरिब्रम जो है ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है और मस्तिष्क का ये सबसे बड़ा भाग होता है, याद रखिएगा। तथा यह ऐच्छिक क्रियाओं, साथ ही याद रखने की क्षमता इत्यादि को नियंत्रित करता है सेरिब्रम।
अन्य जंतुओं की तुलना में मनुष्य में यह बहुत बड़ा होता है, तभी इसका दिमाग ज़्यादा चलता है। पूरे मस्तिष्क का लगभग 80% भाग आप देखिएगा तो सेरिब्रम उसको कवर करके रखता है। कई जगह ये कम भी दिखाया जाता है 2/3 के आसपास, तो 2/3 अगर आप निकालिएगा तो 66.66% बनेगा, ठीक है? तो इससे ऊपर ही इसमें दे दिया गया है, तो ये अधिकतम हो सकता है। अब देखिए सेरेबेलम, सेरेबेलम मैंने बताया था कि ये पश्च मस्तिष्क का सबसे आगे वाला हिस्सा है। इसको आकार, प्रकार तथा सूक्ष्म संरचनात्मक समानता के आधार पर या उसके कारण प्रायः लघु मस्तिष्क कहा जाता है। दीर्घ मस्तिष्क कौन हुआ? सेरिब्रम, और लघु मस्तिष्क कौन हुआ? सेरेबेलम, ठीक है ना? फिर देखिए हकपाल गुहा यानी क्रैनियल कैविटी में सेरेब्रल हेमिस्फीयरों को ठीक नीचे और पोन्स मेडुला के पीछे स्थित होता है। पोन्स और मेडुला आपको याद होगा जो मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क, उसको 3 भाग में, जिसमें एक उसका अनुमस्तिष्क था सेरिबेलम, दूसरा पोन्स था और तीसरा मेडुला था। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि हकपाल गुहा जो होता है क्रैनियल कैविटी, इसमें सेरेब्रल हेमिस्फीयरों के ठीक नीचे और पोन्स और मेडुला के ठीक पीछे स्थित होता है। आप देखिएगा यहाँ पर सेरेबेलम का मुख्य कार्य है शारीरिक संतुलन और समन्वय स्थापित करना, यानी बैलेंस बना के रखना। मांसपेशीय टोन तथा सटीक गतियों का नियमन एवं सीख आधारित मोटर स्मृति यानी मोटर लर्निंग आदि होता है। ये सेरिबेलम की बात हो गई। अब देखिए शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शंस का नियंत्रण मेरुरज्जु या कशेरुक रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मेरुरज्जु का मुख्य कार्य क्या है? देखिए एक कार्य तो होता है मस्तिष्क के पास पहुँचने वाले या उधर से आने वाली जो भी सूचनाएँ होता है, उसको पहुँचाना या लाना। दूसरा आपका जो प्रमुख कार्य है इसका, वो है प्रतिवर्ती क्रिया को लेकर के। प्रतिवर्ती क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना, उनको नियंत्रण करना। आप देखिएगा स्वभाव के आधार पर या यहाँ भी लिखा गया है शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मुख्य रूप से मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है। अच्छा, प्रतिवर्ती क्रिया क्या क्या मतलब है? जो अचानक से किया जाए। जैसे मान लो गर्म तवे पर आपका हाथ गया तो आप क्या करेंगे? तुरंत खींच लेंगे। सोचिएगा नहीं कि खींचे कि नहीं खींचे, डायरेक्ट आप खींच लेंगे। ठीक है? तो ये हो गया आपका प्रतिवर्ती क्रिया। या आप देखिएगा और भी कई सारे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आँखों में धूल गया तो आप तुरंत आँख बंद कीजिएगा, पलक को बंद कीजिएगा, तो वो भी हो गया प्रतिवर्ती क्रिया। तो आप देखिएगा यहाँ पर स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया को 2 प्रमुख श्रेणियों में बाँटा गया है। एक अबंधित यानी अनकंडीशन्ड, ठीक है? और दूसरा है अनुबंधित यानी कि जो कंडीशन के साथ होता है। अब पहला वाला जो है अबंधित, अबंधित का मतलब कि जो जन्म से होता है आपका। जैसे जन्म से होने का मतलब कि आपने देखा कि का बंद होना या फिर छींक का आना, तो ये कंडीशनल नहीं है, ये सबके साथ होता है, जन्म से रहता है। इसीलिए इसको हम बोलेंगे अनकंडीशन्ड। और दूसरा जो अनुबंधित है, अनुबंधित का मतलब हो गया जैसे जो आदमी किसी काम को करते-करते या स्कूल जाने से सीखता है या अपने आप उसके अंदर आता है। जैसे मान लीजिए कि स्कूल की घंटी बजने पर स्कूल से बाहर निकलने का मन करना, या एग्ज़ाम देने गए हैं तो एग्ज़ाम का टाइम खत्म हो गया, अगर फिर भी बैठा के रखा है तो आपको निकलने का मन करेगा। ठीक है? तो ये कंडीशन वाला हो गया। प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही हमारा पैर काँटे पर पड़ने से हम पैर को तुरंत पीछे खींच लेते हैं, तो ये भी प्रतिवर्ती क्रिया हुआ। बिल्कुल। अच्छा देखिए, आप सोचेंगे कि बाकी सभी कार्यों को मैनेज कौन कर रहा था? मस्तिष्क या फिर केंद्रीय जो उसका तंत्रिका तंत्र है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मैंने पहले भी बता दिया कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, इसके 2 प्रमुख हिस्से हैं, एक तो मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। अब मस्तिष्क जितने प्रमुख फैसले होता है वो मस्तिष्क ही लेता है। मेरुरज्जु में प्रमुख काम क्या दिया गया है? प्रतिवर्ती क्रिया को ये कंट्रोल करता है। अब बोलें कि इस क्रिया को जैसे मान लो गर्म तवे पर बैठ गए, हाथ रख दिए तो उसको तुरंत हटाना, ये सब मस्तिष्क क्यों नहीं फैसले लेता है? क्योंकि मेरुरज्जु जो होता है वो काफ़ी करीब है।
ठीक है? इसीलिए कोई भी सूचना जब पहुँचता है तो पहले इसके पास इससे होकर गुज़र के मस्तिष्क के पास जाता है। तो यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता है, इसीलिए पहले मेरुरज्जु ही एक्शन ले लेता है ऐसे केस में। आप देखिएगा यहाँ पर मानव शरीर सहित अधिकांश स्तनधारी तथा पक्षी नियत तापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप ज़्यादा सर्दी या गर्मी में एक समान रहता है। नियत तापी का सीधा मतलब है शरीर का तापमान, ठीक है? आप देखिएगा अगर सर्दी का मौसम आ गया तो हम अपने शरीर का टेम्परेचर फिर उतना करने के लिए यानी कि बढ़ा करके और उसी नियत औसत टेम्परेचर पर ले जाने के लिए हम क्या करते हैं फिर आग सेंकते हैं या फिर गर्म कपड़े पहनते हैं। ठीक है? और गर्मी का मौसम अगर आ गया तो ऐसे में हम क्या करेंगे एसी, कूलर, पंखा का इस्तेमाल करते हैं ताकि शरीर का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए और जो फिक्स टेम्परेचर है उसके आस-पास चला जाए। तो मनुष्य के शरीर में जो टेम्परेचर है फिक्स वो एवरेज कितना होना चाहिए? 98.6 फ़ारेनहाइट में और अगर सेंटीग्रेड में बात कीजिएगा तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको केल्विन पैमाना पर बात कीजिएगा तो आप 310 केल्विन बोलिएगा। अगर सेल्सियस वाला आपको याद हो तो आप केल्विन में इजीली चेंज कर सकते हैं। केल्विन में निकालना है तो बस 273 में आपको सेल्सियस वाला जोड़ देना है। तो 273 और सेल्सियस में ये 37 था। जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 310 केल्विन। ठीक है? केल्विन में कोई डिग्री नहीं लगता है, केवल सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में डिग्री लगाया जाता है। फ़ारेनहाइट में भी डिग्री नहीं लगता है। तो 98.6 फ़ारेनहाइट आप देखते हैं जब बुखार चेक किया जाता है तो 98 से जैसे 100 चला गया अगर टेम्परेचर तो लोग बोलता है कि अब बुखार हो गया। 100 से ऊपर जाने लगा तो और अधिक बुखार हो गया, 102 हो गया, 101 हो गया, ठीक है? अब हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का एक प्रमुख भाग होता है। मस्तिष्क जो मुख्य रूप से 3 भाग मैंने बताया था, आगे वाला, मध्य वाला और पीछे वाला। तो अग्र मस्तिष्क जो होता है उसमें हाइपोथैलेमस एक प्रमुख भाग होता है। यह हमारे भूख, प्यास, प्यार, घृणा, परितृप्ति तथा ताप इत्यादि को नियंत्रित करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का भी नियंत्रण करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। अब दोस्तों यहाँ से नोट्स खत्म होता है और क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पर आने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। और साथ ही साथ अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और सभी दोस्त प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाइएगा और दोस्तों के साथ पॉसिबल हो तो शेयर भी किया कीजिए। अब हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? मैंने आपको बताया था दोस्तों जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है पेरिफेरल उसके 2 प्रमुख हिस्से होते हैं। देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र के तंत्रिका तंत्र इसके 2 हिस्से जिसमें से एक को हम बोलते हैं कपालीय यानी कि क्रैनियल और दूसरे को हम क्या बोलते हैं स्पाइनल बोल सकते हैं, ठीक है? या मेरु तंत्रिका बोलते हैं हम लोग, ठीक है? मेरु तंत्र की तंत्रिका। कपालीय जो होती हैं इसमें कितनी होती हैं टोटल 12 जोड़ी और मेरु तंत्र में कितनी होती हैं टोटल 31 जोड़ी, ये दोनों ही याद रखना है। तो कपाल तंत्रिका पाई जाती है यानी कितने जोड़ी कपाल की तंत्रिका पाई जाती है तो 12 जोड़ी, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आप देखिएगा स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी होता है यानी जिसको मेरु तंत्र बोलते हैं हम। इसको क्या बोलते हैं? मेरु तंत्र की कोशिका। तो या तंत्रिकाएँ डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो ये 31 जोड़ी होती हैं जो कशेरुक रज्जु या फिर मेरु रज्जु से जुड़ी होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, जिन्हें रीढ़ की सुषुम्नीय अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएँ कहते हैं। ये तंत्रिकाएँ हाथ में, पैरों में, इन सभी की पेशियों में, त्वचा की ग्रंथियों में, श्रवण ज्ञानेंद्रियों इत्यादि में आपको उनसे ले जा कर के और सीधे स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ देती है। अच्छा, शरीर में स्थित जो कपालीय या क्रैनियल तंत्रिकाएँ होती हैं, जो मस्तिष्क से सीधे जुड़ी होती हैं, इनकी संख्या 12 होती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, उससे जुड़ी हुई टोटल 31 आपकी तंत्रिकाएँ हैं और हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई 12 हैं, जिनको कपालीय या क्रैनियल कहते हैं। अगला सवाल है कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो स्पाइनल कॉर्ड में हमने देखा था कि 31 जोड़ी निकलती है और अगर ये ब्रेन से बात करता यानी कि कपाल से कितनी निकलती हैं तो 12 जोड़ी, ये याद रखना है। अब अगला सवाल देखिए
आगत तथा निर्गत कोशिकाएं इनपुट और आउटपुट नर्व्स मिलती हैं कहाँ पर? यकृत में, हृदय में या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, या इनमें से कोई नहीं? तो निश्चित तौर पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ये मिलती है। हमने देखा था आगत यानी सूचना लाने वाली और निर्गत यानी सूचना लेकर जाने वाली। दोनों मिलती कहाँ पर है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। देखिएगा दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको सीएनएस कह सकते हैं, जंतुओं की प्रतिक्रियाओं का नियमन करता है। इसमें मस्तिष्क एवं सुषुम्ना यानी कि मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, ये दो प्रमुख इसके हिस्से हैं। आगत यानी इनपुट और निर्गत यानी आउटपुट तंत्रिकाएं आप देखिए मेरुरज्जु के बंडल में मिलती हैं। और मेरुरज्जु किसका हिस्सा है? तो आप बोलिएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। इसका दो हिस्सा अभी हमने पढ़ा, एक मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु में आकर मिलती हैं। आगत और निर्गत कोशिकाओं के बीच के संयोजन को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्स आर्क्स कहा जाता है। अब अगला सवाल है, मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? सोचने के लिए, या फिर हृदय गति को कंट्रोल करने के लिए, या शरीर के संतुलन के लिए, या इन सभी के लिए? तो निश्चित तौर पर इन सभी के लिए मस्तिष्क ही जिम्मेदार है। भले ही मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से इन सभी कामों के लिए अलग अलग रूप से जिम्मेदार हैं, लेकिन क्वेश्चन ओवरऑल आपके ब्रेन के बारे में है, तो ये सारा काम और इनका कंट्रोल ब्रेन के पास ही रहता है। अगला सवाल आप देखिएगा, उससे पहले आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। मेडुला जो मस्तिष्क के पिछले हिस्से का भाग है, जो ऊपर की ओर पोन्स और नीचे की ओर आपके स्पाइनल यानी सुषुम्ना से जुड़ा होता है, तथा हृदय गति, रक्तचाप इत्यादि पर अपना नियंत्रण रखता है। तो हृदय गति को नियंत्रित करने का काम इसी का है, यानी कि मेडुला का। अगला सवाल देखिए, यूपीपीसीएस प्री का है। मानव मस्तिष्क मस्तिष्क के बारे में अलग-अलग कथन दिए गए हैं, जिनमें से सही आपको चुनना है। पहला है, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करता है। बिल्कुल करता है। शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल है। हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा था, तो यहाँ दोनों ही सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला सवाल देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम में, अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम में, या कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में, या तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल में? मैंने क्या पढ़ाया था आपको? भले ही सभी कंट्रोल आपके ब्रेन में दे दिए गए हों, लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शन है यानी प्रतिवर्ती क्रियाएं, ये नजदीक होने के कारण ये इसका कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड यानी कि कशेरुक रज्जु या फिर मेरुरज्जु आप कह सकते हैं। ऑप्शन सी सही है। आप यहाँ देखिएगा, शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शंस का नियंत्रण कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है। इसमें हम उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं तथा स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया के दो हिस्से बनाए गए हैं, एक अनकंडीशनड और एक कंडीशनड। आप देखिएगा, प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही हमारे पैर कांटे पर पड़ने से हम उसको पीछे की ओर खींच लेते हैं। बाकी ये सारी चीजें डिटेल में मैंने पहले ही समझा दिया है। सवाल देखिए दोस्तों, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से किसको दर्द महसूस नहीं होगा? त्वचा को नहीं होगा, या मस्तिष्क को, या फिर हृदय को, या फिर नेत्र को? देखिए, त्वचा में अगर सुई चुभोइएगा तो निश्चित तौर पर त्वचा को महसूस होगा, हृदय को भी महसूस होता है, और नेत्र तो खराब ही हो जाएगा, इतना महसूस होगा कि। रहा बात मस्तिष्क का, तो देखिए जो दर्द महसूस करता है उसको हम पेन रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, पेन रिसेप्टर एक नर्व होता है या उसका एंडिंग, जो दर्द को महसूस करता है, और लगभग इन सभी अंगों में ये पाया जाता है, लेकिन मस्तिष्क में इसका काफ़ी कमी होता है। इसीलिए मस्तिष्क दर्द को समझ तो सकता है, दर्द समझता है मस्तिष्क, लेकिन खुद महसूस करने की बात ही आएगी तो ये सही से नहीं महसूस कर पाएगा। इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ब्रेन। आप देखिएगा, सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करेगा अधिकांश केस में। मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं यानी पेन रिसेप्टर्स का अभाव होता है। अब अगला सवाल आप देखिए, छत्तीसगढ़ पीसीएस से, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? यानी याद रखने की जो क्षमता होती है, मेडुला में होती है, या सेरिब्रम में, या फिर ब्रेन कैविटी में, या सेरिबेलम में, या सभी में? सभी में बिल्कुल नहीं होता है, ना ही ब्रेन कैविटी में। मेडुला का भी ये काम नहीं है। मेडुला का काम मैंने आपको बताया। देखिए, याद रखने का या स्मरण शक्ति से रिलेटेड है सेरिब्रम। ध्यान दीजिएगा, सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है। मस्तिष्क मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी जो मस्तिष्क का सबसे आगे वाला फोर ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, तो फोर ब्रेन का हिस्सा होता है कौन? सेरिब्रम। और ये स्मरण क्षमता के लिए काफी जरूरी है। सेरिबेलम ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है।
यहाँ पर देखिएगा सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। आपने देखा कि ये 65 से 80% तक केवल यही कवर करके रखता है और यह ऐच्छिक क्रियाओं और स्मरण क्षमता यानी याद रखने की क्षमता को नियंत्रित करता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है? मैंने बताया था लघु मस्तिष्क कहते हैं सेरेबेलम को, जो कि पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। ठीक है ना? और सेरेब्रम ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। अभी आपने देखा पोन्स भी पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है और मेडुला भी पश्च मस्तिष्क का ही हिस्सा है, लेकिन मेडुला सबसे बाद में होता है, पोन्स बीच में होता है और सेरिबेलम ये आगे वाला उसका हिस्सा होता है, यानी अनुमस्तिष्क का। अब देखिए यहाँ पर सेरेबेलम जो होता है ये आकार, प्रकार तथा सूक्ष्म रचनात्मक समानता के कारण लघु मस्तिष्क कहलाता है। हकपाल गुहा यानी क्रैनियल कैविटी में सेरेब्रल हेमिस्फेयरों के ठीक नीचे और पोन्स और मेडुला के ठीक पीछे यह स्थित होता है, मेडुला के। इसके प्रमुख कार्य क्या है? शारीरिक संतुलन और समन्वय बनाना, मांसपेशियों, टोन एवं सटीक गतियों का नियमन करना और सीख आधारित मोटर स्मृति को जागृत रखना। अब सीधे याद रख सकते हैं लघु मस्तिष्क इसको कहा जाता है। सबसे बड़ा हिस्सा है सेरिब्रम, सेरिब्रम यह सबसे बड़ा है और सेरिबेलम इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा है। अब अगला सवाल आप देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 सवाल है परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में से निम्नलिखित में से कहाँ पर हैं? अग्र मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस में, मेडुला में या फिर ऑप्टिक लोब में? देखिए मैंने पहले ही पढ़ाया था मेडुला जो होता है ये भोजन को निगलने से संबंधित है, भोजन निगलने या फिर उल्टी इत्यादि को कंट्रोल करता है और हाइपोथैलेमस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूख, प्यास, प्रेम, घृणा सबको यही कंट्रोल करता है। भूख को, प्यास को, प्रेम को, घृणा को ये सब कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है यह। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों दिया गया है भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा इत्यादि का केंद्र बिंदु जो है वो मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है। ब्लड प्रेशर, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा इत्यादि का भी कंट्रोल इसी के द्वारा किया जाता है। क्रोध हो गया, शांति हो गया या किसी से घृणा हो गया, ये सब हाइपोथैलेमस से कंट्रोल करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को भी नियंत्रित करता है। अब अगला सवाल है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है टेम्परेचर। अभी देखा आपने यहाँ पर भूख, प्यास, ताप यानी टेम्परेचर जो हमने 37 डिग्री सेंटीग्रेड देखा था, इस पर रखने की यानी कि शरीर के टेम्परेचर को इतना बनाए रखने की कोशिश कौन करता है और उसको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। अगला सवाल है देखिए मानव शरीर का टेम्परेचर जाड़ों में कम हो जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है या फिर ना तो जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है या फिर जाड़ों में बढ़ जाता है। अब कई लोग लगा देंगे कि देखो जाड़ों में घट जाता होगा बिल्कुल, लेकिन जैसे ही आप ये लगाओगे आपके दिमाग में अगला सवाल उत्पन्न हो जाएगा कि फिर तो गर्मियों में बढ़ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा अब दोनों में से सही किसको मानोगे कि जाड़ों में घटता है और गर्मियों में बढ़ता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स रहता है, ना जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। आप देखिएगा यहाँ पर मानव शरीर का जो टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। भले ही कितनी भी सर्दी या गर्मी क्यों ना हो, शरीर का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बना रहता है। मानव शरीर के तापक्रम को स्थिर बने रहने का कारण है शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंता यानी कंट्रोलर होता है। हाइपोथैलेमस का एक भाग उच्च तापक्रम को तो दूसरा भाग निम्न तापक्रम को बनाए रखने का कार्य करता है। जब शरीर का टेम्परेचर अधिक होने लगता है तो नियंत्रक केंद्र त्वचा को एक संदेश भेजता है और इस संदेश के कारण पसीना बनने की क्रिया शुरू होती है। टेम्परेचर बढ़ने पर पसीना शरीर का ऊष्मा भार कम करके तापक्रम को बढ़ने से रोकता है और जब शरीर का तापक्रम सामान्य से नीचे जाने लगता है तो दूसरा नियंत्रक केंद्र जो होता है वो संदेश द्वारा उपापचय तथा पेशियों की क्रिया को बढ़ाकर ऊर्जा उत्पन्न करने की व्यवस्था कर देता है, जिससे टेम्परेचर फिर से कंट्रोल हो जाता है। अब अगला सवाल इसमें पूछा गया है आपसे कि मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो हमने देखा था फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में ये होगा 310 केल्विन।
ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि कोई भी नहीं मिल रहा है। अब देखिएगा वर्ष 1851 में जर्मन चिकित्सक कार्ल रिनहोल्ड अगस्त या ऑगस्ट पढ़ लो आप, वुंडरलिच ने कई व्यक्तियों के तापमान रिकॉर्ड के बाद घोषित किया था कि सामान्य मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर एवरेज देखिएगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट अथवा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसको केल्विन पैमाने पर 310 केल्विन के बराबर माना जाएगा। देखिएगा अगला सवाल, लेकिन इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, वो कृपया करके हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि द जीएस सॉल्वर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ऐसे और वीडियो देखने के लिए। आप सभी अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर किया कीजिए और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए और कमेंट भी। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? हमने बताया 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगला सवाल आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्या बोला गया है? बोला गया है मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक नियंत्रण और उल्टी का नियमन केंद्र है? उल्टी और भोजन निगलने का काम कौन करता है? मेडुला। आपको याद होगा मेडुला ऑब्लोंगोटा जो होता है, ये सबसे पिछले मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है, पिछले का भी पिछला है। ठीक है ना? और इसका मुख्य कार्य होता है उल्टी और भोजन को निगलने से संबंधित कार्य को यह कंट्रोल करता है। आप देखिएगा मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों द्वारा मनुष्य की सभी गतिविधियों का अलग-अलग रूप से संचालन और नियमन किया जाता है। मानव के पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन, जिसको रोम्बेनसेफेलॉन भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत मस्तिष्क का पुच्छ यानी सबसे पिछला हिस्सा या फिर मेडुला ऑब्लांगाटा आता है, जिसे प्रायः मेडुला कहा जाता है। इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर के आसपास होती है और यह ऊपर पोन्स और नीचे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। ठीक है? और यह भोजन निगरण यानी स्वैलोइंग और साथ ही वोमिटिंग यानी कि उल्टी, हृदय स्पंदन यानी हृदय की गति एवं प्रबलता, खाँसने, छींकने इत्यादि का केंद्र होता है, तो ये याद रखना है। ये आखिरी क्वेश्चन था इस वीडियो का। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। इसमें इतने ही क्वेश्चन थे और इसके बाद का जो टॉपिक है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। अंतःस्रावी ग्रंथि या फिर अंतःस्रावी तंत्र है, ग्रंथि नहीं अंतःस्रावी तंत्र है, ये अगला टॉपिक। अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।